कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जो अगले मंथ में होना संभावित है, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र यानी किस तरह का पेपर आता है, क्या क्या पूछा जाता है, उसमें से मैथ यानी गणित का हिस्सा, गणित के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए थे वो आपको बताए जा रहे हैं। इसके बाद दूसरे टॉपिक में रीजनिंग और फिर उसके बाद और बताए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में आपका आया है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74, ऐसे लिखा हुआ है और ये लिखा है विभाजित है, आगे से विभाजित है, मतलब ये जो है कितने से विभाजित होगा, विभाजित है। और इसमें जैसे आपके ऑप्शन दे दिए गए हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन आपके दिए होंगे, जानते हैं आप, ये सब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक ये दिया है ऑप्शन, ये दिया है तीसरा, और चौथा ऑप्शन दिया है ये 13। आपको बताना है कि 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74 विभाजित है, मतलब इनमें चार जो ऑप्शन दिए हैं किन से विभाजित होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए कॉमन सेंस से भी बेस्ड है। और मान लीजिए अभी बहुत सी चीजें अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको करना कैसे होता है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है तो इसमें 2 की पावर 71 आप कॉमन ले लें, उभय निष्ठ क्या है ये देख लें। तो ये 2 की पावर 71 सबसे छोटी पावर है, वही हमारा कॉमन होता है। जब ये आप कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ पावर बचेगी 1 यानी 2, और यहाँ पावर बचेगी 2 की 2, और यहाँ बचेगी 2 की पावर 3। तो अब ये 2 की पावर 71 तो ऐसे ही लिखना है, ये 1, ये 2, ये 4 और ये 8, इनको आप प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 15। अब देखना है इस ऑप्शन में कहीं 15 नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो आप क्या करें, जो 15 आया है इसके फैक्टर कर लें तो होता है 3 और 5। 3 और 5 भी नहीं दिया है, तो अब करना क्या है, 15 को अब ये जो बेस है 2 इससे गुणा कर लें। 15 गुणा 2 कितना हो गया 30। अब 30 में इकाई के अंक पर क्या आया है 0। इसका मतलब अगर इकाई के अंक पर 0 आया है किसी भी संख्या में तो वह संख्या 10 से हमेशा विभाजित हो जाती है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 10। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते थे, जैसे ये बेस है हमारा 2 और 2 संख्या कैसी होती है सम। सम संख्या अगर है तो हमेशा सम संख्या की कितनी भी पावर हो, ठीक है, और कितने भी बार ये नंबर दिया हो, सारी सम संख्याएं आएंगी, उनको अगर हम टोटल करेंगे जोड़ेंगे तो वो सम ही आएगा, तो वो सम से कट जाएगा। यहाँ पर केवल एक ही संख्या है सम, तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप टिक कर सकते थे ऐसे भी। लेकिन अगर यही ऑप्शन में एक से ज्यादा सम संख्याएं दी थी तो आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे देखना पड़ेगा ये जो 15 आया है या तो इससे पूरी कटनी चाहिए या इसके जो गुणनखंड है उससे कटनी चाहिए। अगर वो भी ऑप्शन में नहीं देने हैं तो ये जो बेस है और ये है इसका गुणा कर लें, फिर उसमें से देख लें किससे वो डिवाइड हो पाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर दिया है 23। अब इसमें हमें x प्लस 1/x पता करना है। हमें पता क्या करना है, ये दिया हुआ है और ये पता करना है। ठीक, तो करें क्या, हम ये देखना होता है, हमको इस नंबर को पहले देखना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो जो बराबर के बाद नंबर दिया है या संख्या दी उसे हमें देखना है। तो ये है कितना 23 या 23। अब ये हमें ये भी चेक करना है क्या ये पूर्ण वर्ग है, वर्ग नहीं होगी, मोस्टली यही दिया होगा कि ये संख्या जो दी होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है
कि 2 प्लस करने पर या 2 माइनस करने पर ये दी हुई संख्या वर्ग बन जाएगी। तो 23 के बाद अगर हम देखते हैं 25 जो होती है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसमें प्लस 2 कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कभी कभी हो सकता है माइनस 2 करना पड़े, लेकिन वो होगा 2 के ही उसमें 2 प्लस या 2 माइनस ही करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को। तो ये जो लिखा है x प्लस इतना, ये बराबर लिखा है 23, तो इसमें हम 2 प्लस कर रहे हैं तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, क्योंकि आ जाएगा 25। तो अब इधर अगर 2 प्लस किया है तो आपको इधर भी 2 प्लस करना पड़ेगा। ये गुणनखंड के सवालों में आपने पढ़ा होगा कि दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर करना है तो दोनों तरफ बराबर संख्या हम प्लस करें या बराबर घटाएं या बराबर गुणा करें, सेम संख्या ही होनी चाहिए। तो जब हम इसमें लिख लेंगे तो अब ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 5 का वर्ग। अभी दोनों में वर्ग आया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का वर्ग हम हटा देंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ गया इतना 5। ठीक है, अब ये अगर 5 आ गया, अब हमें वैल्यू पता करनी है कितने की, x प्लस 1/x की। तो अभी हमने बताया जैसे कि इसमें +2 किया था, इसमें +2 किया था, या फिर यहाँ पर हम +2 करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि होल स्क्वायर हमें बनाना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, क्योंकि हमें ये प्लस की वैल्यू पता करनी है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पर 2 माइनस करते और यहाँ पर 2 माइनस करते, तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाता। अब +2 किया है तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7। अब ये 7 हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, तो इसका जब होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा √7। तो x प्लस 1/x हमारा क्या आ गया, √7। ठीक है, ये 2 सवाल आपके हो गए, और देखते हैं अभी आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 1/3 और 1/4 का योगफल इनके अंतर का x गुना है तो x का मान बताओ। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन कि 1/3 और 1/4 का योगफल इनके अंतर का कितना गुना होगा। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप सीख लें। 1/3 1/4 लिखा गया है इनका योगफल, और फिर इनके अंतर का कितने गुना। करना क्या है, देखिए यहाँ एक है अंश, यहाँ भी एक है, तो आप क्या करें, जैसे योगफल निकालना है तो इनको पहले प्लस कर लें। 4 और 3 आप प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 7। फिर इसके बाद दूसरा वर्ड क्या आया, अंतर, तो 4 माइनस 3 कर दें कितना, 1। ये जो 7 है 1 का कितने गुना हुआ, 7 गुना। तो यही आंसर हो गया हमारा। उत्तर क्या हो गया, जो x का मान आएगा वो कितने गुना हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 7 गुना। ठीक है, 7 आ जाएगी, x गुना है तो कितना गुना हो गया, 7 गुना। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा मेथड है, समझ में आ गया होगा। 1/3 और 1/4 का योगफल इनके अंतर का x गुना है, तो x का मान बताना है। क्वेश्चन आप ऐसे भी लिखा पाओगे कि 1/3 और 1/4 का योगफल इनके अंतर का कितने गुना है, तो भी आंसर आएगा 7 गुना। क्या करना है आपको, जो 3 और 4 लिखे इनको जोड़ना है और इनको घटाना है, और जो ये आ रहा है इसी को डिवाइड करना होता है, तो 7 आ रहा है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला गया एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ऐसा भी हो सकता है आपका, ऐसा भी हो सकता है त्रिभुज। इसमें एक चीज आधार दिया है और उसकी ऊंचाई दी है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको ध्यान से देख लें। हो सकता है आप जो भी बुक्स लिए हो, बुक्स में ऐसा न दिया हो, या जो नहीं देखे हो, अगर ये नया लगे तो इसको जरूर देखिएगा ध्यान से। आधार क्वेश्चन में लिखा गया किसी त्रिभुज का आधार 30% कम कर दिया गया, कम कर दिया गया, और ऊंचाई उसकी
20% मान लीजिए बढ़ा दी गई, ये 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 25 हो सकता है, कुछ भी संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको मेथड सीखना है। 20% बढ़ा दी गई तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप। त्रिभुज बना है, ऐसा बना तो ये आपकी ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया। ये अगर 90 है तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई। एक को कम किया जा रहा है, एक को बढ़ा दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल यूनिक मेथड है। मान लीजिए ये आधार है और ये ऊंचाई है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ना सिर्फ त्रिभुज के लिए जो टेक्निक बता रहा हूँ, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, ठीक है, किसी के लिए भी आपको काम आएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा आधार 10 लेना है हमको, और उसका ऊंचाई भी 10 लेनी है। ठीक, लंबाई चौड़ाई है तो लंबाई भी 10 लेनी है, चौड़ाई भी 10 लेनी है। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 × 10 बराबर 100 वर्ग इकाई, जो भी होगा वर्ग इकाई, मीटर या सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, जैसे आधार में 30% कम कर दिया गया तो ये आ गया 7। आया कैसे, आधार है कितना आपका 10, कम कितना किया 30%। जितने भी परसेंट कम किया जा रहा हो उसमें एक अंक दशमलव लगा देंगे। 30% कम किया जा रहा है, एक अंक दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। कम किया गया तो 10 में 3 घटा दिया आपने, आ गया 7। अब आगे क्या किया गया, ऊंचाई 20% बढ़ा दी गई, तो वही करना है, इसमें भी एक अंक दशमलव लगा दोगे, कितना हो जाएगा 2। अब ये बढ़ाई गई है तो ऊंचाई ये 10 थी, उसमें 2 जोड़ लोगे, कितना हो गया 12। पहले इनका गुणा कर दिया, क्षेत्रफल किया तो आ गया कितना 84 वर्ग इकाई। पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था 100 वर्ग इकाई, अब नया क्षेत्रफल कितना हो गया 84 वर्ग इकाई। तो बढ़ा या घटा, पहले 100 था अब 84 हो गया, तो सीधी सी बात है उसमें क्षेत्रफल में कमी आ गई। और कमी आई कितनी है, तो क्या करेंगे 100 - 84 = 16 वर्ग इकाई। कितनी कमी आ गई, अब हमें पूछा गया है कितने प्रतिशत की कमी आई, तो जो 16 जितनी आई है उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारा पहले का क्षेत्रफल कितना है 100 है, इसीलिए मैंने 10 और 10 कर लिया है। कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, समझाया गया है, आप ओरल कर सकते हो इसको। क्षेत्रफल की जब भी बात हो, हमने क्या बताया, त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो, कुछ भी हो, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, उसमें यही करना है, हमेशा दोनों चीजों को 10 ले लेना है। त्रिज्या है तो मान लो 10 10 होती है, बढ़ा दी गई घटा दी गई, जैसे किया गया। जितना बढ़ाया गया, जितने परसेंट बढ़ाया गया उसमें एक दशमलव लगा दें, 10 में जोड़ दें। कितने परसेंट कम किया गया या घटाया गया, एक अंक दशमलव लगा दें और 10 में घटा दें। पहले का क्षेत्रफल 100 था, बाद का जो आएगा 100 से ज्यादा आ रहा है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जितना अंतर आएगा 100 और नए क्षेत्रफल का, और उतने ही प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हमें 100 में ही निकालना होता है, हम सभी जानते हैं। और अगर कमी हो रही है तो उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये आपने बुक खरीदी होगी तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा, कम से कम उसको अगर आप करोगे तो 5-10 मिनट का समय व्यर्थ होगा आपका। अगर ये आपने सीख लिया तो ओरल कर लोगे आप, भाई 10 × 10 100, यहाँ पर 12 × 7 84, कितना कम हुआ 16, कितने प्रतिशत कम हुआ 16। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे ये दिया गया, दो लोग हैं ए और बी। ठीक, अब ये बता दिया गया ए की
आय का 35%, बी की आय के 25% के बराबर है। क्वेश्चन आप सुन रहे हो, चाहो तो लिख लेना। ए की आय का 35% बी की आय का 25% के बराबर है, तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा। देखिए ध्यान रखिए, इसका एक 35% और इसका 25% अगर आपस में बराबर हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इसकी सैलरी कम है या इसकी इनकम कम है और इसकी ज्यादा है। आपको करना क्या है, जो उल्टा क्रम में आप लिख दीजिए, कुछ नहीं ध्यान दीजिए, इसका 35%, इसका 25% या इसका 20%, इसका 40%, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हो तो आपको उल्टे क्रम में लिखना है। आपको जैसे ये 25 है, यहाँ लिख लेना है और यहाँ पर 35 लिख लेना है, दोनों प्रतिशत है, हट गया। तो इसको काट देंगे 5 से, ये 5 बार में, ये 7 बार में, तो क्या आ गया 5:7। तो उनकी आय का या सैलरी का जो अनुपात है वो हमारा क्या होगा 5:7। किसकी सैलरी का, ए और बी की सैलरी का अनुपात हो गया। क्या किया गया, ए की आय का 35%, बी की आय के 25% के बराबर है, तो उनकी आय में या इनकम में क्या अनुपात है। तो आपको यही करना है, ये यहाँ लिख दिया और ये नीचे लिख दिया, इसको ऊपर इसको नीचे, और डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड हो रहा है तो जो आएगा वही उनकी आय का या सैलरी का अनुपात हो जाएगा। इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता इसको, तो वीडियो देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है, दो घनों के, क्वेश्चन नंबर 6 है, दो घन, समझ रहे हैं, क्यूब घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। आयतनों का अनुपात दिया है 27:64, ठीक। और पूछा गया है इनके क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है आपसे, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये पूछा गया। तो जानते हैं ये जो अनुपात दिया है 27:64, इसका आप घनमूल निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 3 और 4। तो ये इनकी भुजाओं में या मापों में या कोरों का अनुपात हो गया, ये इनकी कोरों का अनुपात हो गया 3:4। और पूछा गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में हमें क्या करना होता है, जो भी कोर है उनका वर्ग कर देना होता है। तो क्या हो जाएगा 9/16, और जब अनुपात लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9:16, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7वां। जैसे लिखा है 15 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, पहले 8 प्रेक्षणों का माध्य 48 तथा अंतिम 8 प्रेक्षण का माध्य 53 है। एक तो 8वीं संख्या क्या हुई, तो 8वां आंकड़ा क्या हुआ या 8वीं संख्या की हो, 8वां आंकड़ा क्या होगी या 8वीं संख्या क्या होगी वो बतानी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जैसे हमेशा ऐसा क्वेश्चन दिया था, जैसे 15 का दिया है, 8 ये दिए और 8 ये दिए, अगर इनको आप जोड़ के देखोगे तो लगेगा ये 16 प्रेक्षण हो गए या ऑब्जर्वेशन हो गए, और टोटल है कितने 15। तो आप जब 15 संख्याएं आप लगातार अगर क्रम से लिखते हो, पहली 8 और आखिरी 8 जब करोगे तो जो बीच का 8वां नंबर आएगा वो दोनों में शामिल हो जाएगा, इसीलिए एक वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आपको करना क्या होता है, पहले 8 का 48 है, तो 48 × 8 कर ले,
आखिरी 53 का 8 है, और जो पूरे हैं उनका है 50। पहले 8 का अंतिम 8 का गुणा करके जोड़ ले और पूरे 15 का घटा दें तो जो बीच वाला नंबर है वो आ जाएगा। तो 48 और गुणा 8 करोगे 384 हो जाएगा, और 53 गुणा 8 करोगे तो 424 हो जाएगा, और इसका जब करोगे 50 गुणा 15 750 हो जाएगा। जब आप इनको प्लस करोगे, ये 808 हो गया, माइनस 750 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58। तो यही हमारा जो 8वां प्रेक्षण होगा या 8वीं संख्या होगी, यही हो जाएगी। ध्यान से देख लें, ये 15 दिया है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए दिया है 21 का कुछ दे दिया गया तो पहले देंगे 12 का और फिर अंतिम 12 का, या ठीक है ऐसे करके आपको, या 11 लिख देंगे, पहले 11 का और अंतिम 11 का। अगर 21 दिया 23 दिया है तो पहले 12 का और आखिरी 12 का, मतलब जितने टोटल दिए हैं उससे एक आएगा सम अधिक। ठीक है, ये आपने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर होगा ये 8। जैसे दिया गया किसी घन का आयतन, किसी घन का आयतन 13.824 है, 824 घन सेंटीमीटर है या क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो घन की कोर बतानी है, घन की कोर बतानी है आपको, क्या होगी। देखो आयतन है, तो आयतन, घन का आयतन हमारा होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब या भुजा क्यूब या 4 क्यूब। कुल मिला के जब आयतन दिया होता है तो इसे हमें घनमूल निकालना होता है। घनमूल कैसे निकाल सकते हो ये देख लो। आप फैक्टर करोगे, पेयर बनाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा। एक ट्रिक के द्वारा आपको समझाया जा रहा है, अगर इसको आप आ गया तो आपका काफी समय बचेगा। जैसे यहाँ पर दशमलव लगा है, घनमूल का जब सवाल होगा तो अगर उसमें दशमलव है तो 3 के पेयर में लगेगा, 3 पे लगा होगा या 6 पर लगेगा या 9 पर लगेगा या 12 पर लगेगा। और जब उसका जैसे 3 पर लगा है तो उसका जो घनमूल निकालेंगे जो भी आएगा उसमें फिर एक अंक दशमलव लगाएंगे, इकाई की तरफ से एक अंक पर। यहाँ इकाई की तरफ से 3 अंक के बाद लगाया। तो देखो, एक इसको बताने से पहले थोड़ी चीजें आप ये सीख लो। जैसे इकाई के अंक पर, जैसे इकाई के अंक में यहाँ 4 है, अगर इकाई के अंक पर 0 आ रहा है तो आपका जो भी घनमूल होगा उसका इकाई का 0 होगा। 1 आ रहा है अगर, हाँ तो ये बता रहे थे कि अगर कोई संख्या दी है जिसका हमें घनमूल निकालना है तो उसके इकाई पर अगर अंक 0 है तो जो घनमूल निकलेगा उसके इकाई का अंक 0 आएगा। 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा। अब इसमें आपको लग रहा है नया क्या है, अब इसमें कुछ नंबर छूट गए हैं, जैसे 2, 8, 3, 7, 4 नंबर छूट गए। ये जो 6 नंबर हैं आपके, अगर कोई संख्या है जिसके इकाई के अंक पर ये आए हैं और इनका घनमूल निकालना है, 0 वाले में अगर घनमूल निकालोगे तो उसका इकाई का 0 आएगा, 1 वाले में 1 आएगा, 4 वाले में 4 आएगा, 5 वाले में 5 आएगा, 6 वाले में 6 आएगा, 9 वाले में 9 आएगा। अब बात बचती है इनकी, जैसे अगर कोई संख्या दी है और वो घन है, पूर्ण घन है, और उसका घनमूल निकालना है तो उसका इकाई का 8 आएगा। और कोई संख्या ऐसी दी है पूर्ण घन के रूप में जिसका इकाई का अंक 8 है, तो जब उसका घनमूल निकालोगे तो इकाई का अंक 2 आएगा। ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 3 है, घनमूल निकालेंगे
उसका इकाई अंक 7 आएगा, और जिसके इकाई अंक पर 7 है उसका घनमूल निकालोगे तो 3 आएगा। यहाँ की 6 संख्याएं तो आपको सेम नंबर मिलेगी। अब जो 4 बचती हैं उनमें बहुत आसान सा तरीका है, 2 वाले में 8, 8 वाले में 2, और या ऐसे आप रख सकते हैं कि 2 है और दूसरा क्या है 8, इनका योग 10 होता है। 2 वाले में 8, 8 वाले में 2, 3 वाले में 7, 7 वाले में 3। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसमें तो 4 आया है, तो 4 वाले में आपको क्या बताया गया, अगर संख्या में इकाई के अंक में 4 आया है और उसका घनमूल निकालोगे तो इकाई का अंक 4 रहेगा। तो सबसे पहले आप 4 लिख दो, ठीक, और इसके बाद ये 3 संख्याएं छोड़ दो। आप यहाँ दशमलव लगा दो, दशमलव लगा दो। देखो ये ध्यान रखना है कि दशमलव अगर 3 अंक पे है, जब वर्गमूल निकालोगे तो 1 अंक पे आ जाएगा। 6 अंक पे है तो जब वर्गमूल निकालोगे तो 2 अंक पे आ जाएगा। मतलब जितने अंक दशमलव है उसको 3 से भाग करना है आपको। 3 पर है, 3 से भाग करोगे 1 आएगा, 1 अंक पे लगा देना। 6 पर है, 3 से भाग करना 2 आएगा, तो दशमलव आपको 2 अंक पे लगाना है, ऐसे ही करके। अब बचा क्या हमारा 13। जब 13 बचा तो हमें यहाँ पे क्या लाना है, ये कैसे पता करें। हम फैक्टर नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट पता कर रहे हैं। तो हमें ये देखना होता है, ये 13 है, ये 2 के क्यूब से बड़ा है और 3 के क्यूब से छोटा है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। जो ये 13 है इन दोनों संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा 2 और 3 जो संख्याएं इसमें से छोटी वाली संख्या लिख देते हैं या लिखनी होती है। तो इसका जो हमारा घनमूल निकाला हमने तो आया 2.4, 13.824 जो इसका आयतन दिया था घन सेंटीमीटर में, उसका अगर हम जब कोण पता करेंगे या भुजा पता करेंगे, साइड पता करेंगे, तो आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। ये ऐसे आप निकाल किसी भी संख्या, अगर ये दशमलव ना होता तो यहाँ पर दशमलव नहीं आता, ठीक है ना। और ऐसे किसी भी संख्या का आपको क्या देखना है, ये चीज याद रखनी है, इकाई के अंक पर क्या आना है उसके हिसाब से ये आपको ले लेना है। इसके बाद 3 अंक छोड़ने हैं, जितने अंक बच रहे हैं उनको देखना है कि किन 2 क्रमागत संख्याओं के क्यूब के या घन के बीच में आते हैं, उसमें से जो छोटी संख्या है वो यहाँ पर लिखनी होती है। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट या अगला प्रश्न और उसका सलूशन। देखो जैसे दिया गया है 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। ऐसे लिखा है 5 अंकों के सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिए होंगे, जैसे इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख दिया गया है, 5 बार 9 लिख दिए गए। दूसरे ऑप्शन में ये लिख दिया गया, तीसरे में 99856 लिख दिया गया, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है उसमें आपके लिख दिया गया है 99865, ठीक है। तो ये जो दिया है आपका, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो ये 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, या 1 अंक की बड़ी संख्या जो होती है वो तो पूर्ण वर्ग होती है। जैसे 2 अंक की 99 वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। 3 वर्ग की 999 कभी नहीं होती है। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या 99 वो भी कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे 5 वर्ग वाली भी नहीं होती है, 6 वाली भी नहीं होगी, ठीक है। अब ये एक आपके ऑप्शन से बाहर होगी। दूसरा बचा ये, इसके इकाई के अंक पर है 5, तो आप ध्यान कर लो। अब हम ये तो नहीं कह सकते इकाई के अंक 5 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हाँ, वो इकाई के अंक पर जैसे कहीं दिया है आपका 2, 3, 7, 8,
अगर इकाई के अंक पर ये संख्या आई है तो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ये आपको पता होगा। या इसके अलावा अनपेयर्ड जीरो दिए हैं, अनपेयर्ड मतलब जैसे 1 जीरो दिया है इकाई के अंक पर, या 3 जीरो दिए हैं, या 5 जीरो दिए हैं, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। लेकिन इसमें 5 है, 5 वाली होती है, लेकिन ये क्यों नहीं है? क्योंकि 5 इकाई के अंक पर तभी, इकाई के अंक पर अगर 5 आया है और अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें जो दहाई अंक है वो 2 होना जरूरी होता है। यानी आखिरी के 2 अंक जो है उससे जो संख्या बन रही वो 25 होनी चाहिए। कभी भी की कोई संख्या देख लेना, जैसे 15 का वर्ग 225, 25 का वर्ग 625, है ना, 35 का वर्ग 1225। तो ये अगर लास्ट में 25 है तभी वो कोई वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, और यहाँ पर 5 के साथ में 2 के अलावा और कुछ है तो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अच्छा, ये तो हो गया। अब बचे 2, इनको कैसे चेक करें? तो या तो हम इसको फैक्टर करें, या वर्गमूल कराएं, या तो गुणनखंड करके निकालें, या भाग विधि से निकालें। लेकिन आपको देखना क्या है, देखो ध्यान रखो, जैसे 1 वर्ग की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 2 वर्ग की क्या होती है? 81। तो ये किसका वर्ग है? 1 अंक की 3 का। ये किसका वर्ग है? 9 का। और अगर हम जाते हैं इसमें, अब 3 वर्ग की जो बड़ी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक, तो वो होती है 961, यानी ये 31 का वर्ग होती है, ठीक है। और जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो 99 का वर्ग होगी, यानी 9801, ठीक है। देखो 1 अंक में क्या आया? 3, 2 में क्या आया? 1 9, 3 में क्या आया? 3 और 1, 4 में क्या आया? 9। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे 2 और 4 अंकों की संख्याएं हैं, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो 2 अंक की, तो उसमें 1 9 का वर्ग कर दो, आ जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 2 9 यानी 99 का वर्ग कर दो। अगर ऐसे 6 का आ जाए, 6 जैसे 5 का आ गया, तो 5 मैं बता रहा हूं, अगर 6 का आएगा, 6 की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो किसका वर्ग करोगे? 999 का। 999 का वर्ग कर दो तो वो आ जाएगी। अब बात आती है इसकी 5 अंकों की। देखो 1 अंक का हो गया, 2 अंक का हो गया, 3 अंक का हो गया, 4 अंक का हो गया। अब हमें बताना है 5 अंक का। जैसे ये देखो 1 3 5 7 में 3 आगे जरूर रहता है। यहाँ देखो 3 आया, यहाँ 3 1 आया, और यहाँ पर 3 1 6 आता है। 316 का जो वर्ग होता है वही हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या होती है, ठीक है। तो ये होती कितनी है, अब ये बताना है। तो ये होती है 99856, यानी ये। अब आप 316 का वर्ग कर लें, आसानी से आपको पता कर लेंगे। ये बस ध्यान रखना है, 1 अंक, 3 अंक, 5 अंक, 7 अंक, ऐसे जब जाओगे तो 3 से शुरू होता है, 3 3 1 3 1 6। और 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो एक बार 9 का वर्ग कर दें। 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या, तो 2 बार 9 लिखे उसका वर्ग कर दें। और 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 3 बार 9 लिखे उनका वर्ग कर दें। अब कहोगे इसमें कि बड़ा टाइम लग जाएगा, तो टाइम नहीं लगेगा। जैसे बोला गया 99, 9 का वर्ग आप जानते हो, 99 का वर्ग करना है आपको, या आप ऐसे कर लें 99 बोलो 99। बहुत आसान तरीका। ये देखो 100 के बेस ले लें, 100 से 1 कम है, 1 कम है, तो 1 1 का गुणा कर दें, 1 आ गया। अब 100 में जीरो कितने होते हैं? 2, तो यहाँ पर 2 अंक करने होते हैं, तो 1 जीरो लगा दें, ठीक है। और ये पूरी संख्या थी 99, उसमें 1 माइनस कर दें, कितना आ गया? 98। देखिए यही मैंने बताया था 99 का वर्ग क्या होगा। अब ऐसे अगर 4 अंकों की संख्या में पहुंच जाए आप, या 6 अंकों वाली भी 4 अंक वाली होगी, तो इसमें भी 1 कम है। ये 1000 का बेस है, 1000 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? जैसे आपको ये करना है 999 गुणा 999, ये 1000 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग 1। अब 1000 में 3 जीरो होते हैं, यहाँ पे 3 संख्या करनी है, तो 2 जीरो लगाएंगे, और फिर वही नियम कि 999 में 1 आप माइनस कर दीजिएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 6 अंकों के सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी हो जाएगी।
ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि हमें 5 अंकों की वर्ग संख्या बतानी थी, तो हो गई 99,856। लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि जरूरी नहीं है कि 5 अंकों की आपसे पूछी जाए। कैसे पता करोगे? पेयर में अगर दिया है तो जितने अंकों की, से हमने बताया कि 8 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पता करनी, तो 8 का आधा कर दीजिए 4, 4 बार 9 लिखिए और उसका वर्ग कर दीजिए, और वो वर्ग करने का हमने तरीका आपको बताया, चाहे वो 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 5 बार हो। और विषम संख्या बार, जैसे 3 अंकों की, 5 अंकों की, 7 अंकों की, तो उन्होंने बताया इसमें 3 अंकों में तो 3 1 का वर्ग कर दें, 5 अंकों में 3 1 6 का वर्ग कर दें, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। ये मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, इसलिए ये बुक है एक, उसी से देख रहा हूं। इसी देखा गया है, अच्छा सा क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, लेकिन हो सकता है ऐसे ना पढ़ा हो। ये रुपए लिखा है 1000 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज व आवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा? अंतर बताना है आपको। एक चीज ध्यान रखें, साधारण ब्याज तो हम लोग जानते हैं, सिंपलेस्ट, ये हो सकता है कभी नया वर्ड आपको लगे, लेकिन इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कंफ्यूज ना होइएगा, चक्र आवर्त मतलब ब्याज पर ब्याज, जो पहले साल का ब्याज हुआ उसको मूलधन में जोड़ दिया, उस पर अब अगली बार, तो आवर्ती ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए आसान सा तरीका आपने पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। चक्रवृद्धि ब्याज का पहले 1 वर्ष का निकालते होंगे, 2 वर्ष का निकालते होंगे, या मिश्र धन बराबर मूलधन और 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय, ऐसे निकाला होगा। तो बहुत ही इसमें समय लगता है। देखिए आसान तरीके से आप कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें जो धन दिया गया है मूलधन है 1000, ठीक, 2 वर्ष का 10% साधारण ब्याज पहले देख लेते हैं। तो क्या करें, 10 प्लस 10 कर लें, या 10 गुणा 2 कर लें, ठीक है। तो आपने कर लिया 10 10 20 और बटे 100, 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 210, यानी साधारण ब्याज यही हो गया आपका, सॉरी 200, कितना हो गया 200, 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा 200 रुपए हो गया हमारा साधारण ब्याज। और ये आप ऐसे भी निकाल लेते, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, तो भी 200 आता है। अब इसमें जो नया क्या, नया ये है कि जब आप इसको निकालोगे तो हमने जैसे इसको 10 10 को जोड़ा 20 आ गया, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज वाले में क्या करना है, 10 प्लस 10, जैसे इसमें जोड़ा इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा और करना है 10, यानी इनका 10 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा 100, और 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, कितना हो गया 1.00। क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज या आवर्ती ब्याज जब हम पता करते हैं, जैसे 2 वर्ष का दिया है 10%, तो 10 प्लस 10 20, और 10 गुणा 10 100, उसमें एक 2 अंक पर दशमलव लगा दिया, तो कितना आ गया 10 10 20 और 1 21, और बटे प्रतिशत है तो 100, ये जीरो कट गया, ये कितना आ गया 210 रुपए। ऐसे पढ़ा है कभी आपने क्या, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है, ठीक है 210 आ गया। तो इनका अब अंतर हमें पता करना है, तो 210 आया चक्रवृद्धि ब्याज और 200 आया साधारण ब्याज, इनको घटा देंगे, क्या हो जाएगा 10 रुपए, 10 रुपए का अंतर आ गया। 1000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज या आवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो गया हमारा 10 रुपए हो गया, ठीक है। आइए अब देखते हैं, ये ध्यान रखिए किसी भी परसेंट में किसी भी समय में आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि दिया वृक्ष,
वृत्त के अंदर एक बना है चतुर्भुज, चतुर्भुज बना है और इसको ऐसा नाम दिया गया है ए बी सी और डी, ए बी सी डी दिया है। इसमें दो आपके कोण दिए गए हैं 80 और 85। कोण कुछ भी दिए जा सकते हैं, आप इनका तरीका पता कर लें। ए 80 और बी 85 और डी का मान पूछा गया, ये वाला आपको पता करना है, ये डी कितना होगा। ठीक, देखिए जब ये वृत्त या सर्किल के अंदर कोई चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है तो इसको चक्री चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना, चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। और इसकी एक विशेषता होती है कि इनके जो विपरीत कोण है, ये वाला और ये वाला, इनका योग 180 अंश होता है, इसका और इसका 180 अंश होता है। तो हमें जैसे b पता करना है तो हम क्या कर देंगे, b प्लस डी बराबर 180 अंश। b दिया है हमारा 85, d हमें पता करना है तो d कितना आ जाएगा, 180 माइनस 85 बराबर 95 डिग्री। इसी तरह से अगर हमें c पता करना होता, a 80 दिया है, c पता करना होता तो 80 प्लस c बराबर 180, तो c आ जाता 100 डिग्री। कोई भी क्वेश्चन हो, हमें चक्री चतुर्भुज का यही रूल होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं या विपरीत कोण होते हैं उनका जोड़ 180 अंश होता है। आप कर लोगे। अब आगे जो क्वेश्चन है ये लिखा गया है, शायद 10th 11th जो भी था, ऐसे लिखा है 148, 151, 153, 145, 145, 143, 152, 155। इसकी माध्यिका बतानी है। क्या बतानी, माध्यिका। माध्यिका या इसको बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन। पहले तो क्या करें, इनको टर्म गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यानी n बराबर 7। और 7 कैसी संख्या होती है, विषम संख्या। कैसी संख्या होती है, तो विषम मानों के लिए माध्यिका निकालना बिल्कुल बच्चों का काम है। ठीक है, इसमें बस करना क्या है, आपको आरोही क्रम में लिखना है इन संख्याओं को। आरोही क्रम में लिख लेते होंगे, आरोही क्रम में लिख लें या अवरोही क्रम में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरोही क्रम में लिख लें, सीधा सीधा अधिकतर यही बताया जाता है। आप अगर अवरोही क्रम में लिखोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। इसमें आरोही क्रम में होता है क्या, छोटे से शुरू करके हमें बड़ी की ओर जाना होता है। सबसे छोटी संख्या क्या हमारी, 143, इसके बाद क्या आएगा 145, इसके बाद 148, 3 संख्याएं हो गई। अब 151, 152, 153 और 155, तो 7 संख्याएं हैं, तो 3 हमें आगे की छोड़ देनी है और 3 पीछे की छोड़नी है। जो बीच में बच रही है वही हमारी माध्यिका हो गई। तुम्हारी माध्यिका कितनी हो गई, 151। अब सपोज करो, जरूरी नहीं कि विषम बार आए नंबर, अगर सम बार आ गया, जैसे 7 बार था 8 बार आ जाए, कोई ऐसी संख्या आ जाती हमारी है इसके आगे 157 मान लीजिए, तो फिर ये हमारे यहां लिखते हैं। अब 157 जब होता तो 3 अगर हम ये छोड़ते तो ये 3 छोड़ते, फिर बीच में 2 बच जाती हमारी, कौन सी, 151 और 152। तब इसकी माध्यिका क्या हो जाती है, 151 प्लस 152। अब हो कितनी गई, 2, इनको जोड़ के हम 2 से भाग कर देते तो आ जाता है 151.5। ठीक है ना। विषम बार अगर नंबर आए हैं उनकी माध्यिका पता करनी है, आरोही क्रम में लिख ले, जो बीच में संख्या आएगी वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। सम बार आई है तो बीच में 2 जो संख्या आ रही हैं उनका योग का आधा करना है, आपको माध्यिका आ जाएगी। ठीक है, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके बचे। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो माध्यिका हो गई, और इसके पहले एक अभी माध्य का सवाल बताया गया था जिसमें 15 प्रेक्षक दिए थे और एक बहुलक दिया गया है, ये 3 5 6 3। क्वेश्चन लिखा है 3 5 6 3 और 4 6 5 4 5 4 के बाद लिखा है 6 6, और इसका बहुलक पूछना है।
बहुलक मतलब मोड, मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका बहुलक। इसमें क्या करना होता है, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना होता, नंबर को गिनना होता है कि कौन नंबर सबसे अधिक बार आया है, और जो नंबर सबसे अधिक बार आया होता है ये वही उसका बहुलक हो जाता है। तो अब गिनने में हमें कंफ्यूजन ना हो तो हम चाहे इनको आरोही क्रम में लिखें। तो जैसे 3 देख रहे हैं, हमारा कितनी बार आया, 2 बार। 4 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 2 बार। अब बचा 6, 6 कितनी बार आया, 1 2 3 4। तो बहुलक क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। समझ में आ गया ना कि जो भी हमारा ये नंबर्स दिए हैं जितने, उसमें जिसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है वही बहुलक होता है। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ऐसे करके दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ट्रिक बता देता हूं मैं आपको इसकी भी। x - 1/x बराबर 2। अब इसमें पता करना है x² - 1/x² इक्वल टू क्या होगा। ठीक। तो जैसे कि आप अगर जान देंगे तो आप यही करते हैं कि इसका हम स्क्वायर कर दें। तो जब स्क्वायर करते हैं तो a² + b² -2 हो गया। अगर यहाँ प्लस लगा होता तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वो आ जाता। ठीक। लेकिन अब है क्या, यहाँ पर माइनस लगा है। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा होता और ये पहले ये देख लो, फिर मैं वो बता देता हूँ। ये आसान सा क्वेश्चन होता है। अगर ऐसा दिया है तो आपको क्या करना है, x - 1/x दिया बराबर 2 दिया, और इसकी वैल्यू पता करनी है प्लस में। तो आपको करना क्या है, इसका वर्ग करना है, 2 का वर्ग प्लस 2 करना है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 6। x - 1/x बराबर 2 दिया है, और अगर दिया है x² + 1/x² पता करो, तो आपने क्या किया, इसका वर्ग करके 2 जोड़ दिया। और अगर ऐसा दिया है मान लीजिए 2, और फिर ये पता करना है, तो अब क्या करना होता है, 2 का वर्ग -2 करना होता है। जब माइनस दिया था, जितना भी दिया है 2, तो मैंने दिया था तो उसमें बता दिया, 2 का वर्ग प्लस 2। 4 दिया होता तो 4 का वर्ग प्लस 2, इसमें 4 दिया होता तो 4 का वर्ग -2। 2 दिया है तो 2 वर्ग का वर्ग -2, तो 2 आ गया। ये तो ध्यान रखिए, ये अगर क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर कितनी भी पावर लगा दी गई, x² + 1/x² या x³ + 1/x³, x⁴ + 1/x⁴, कभी भी आंसर नहीं बदलेगा, 2 ही आएगा। लेकिन अन्य नंबर्स के लिए, अन्य वैल्यू के लिए क्या करना है, स्क्वायर करके -2 करना है, और माइनस वाले में स्क्वायर करके +2 करना है। ठीक। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें माइनस की वैल्यू पता करनी थी। x - 1/x बराबर 2, हमें पता भी माइनस में करना है, स्क्वायर भी माइनस में करना है। तो ये जो जानते हैं हम कि ये x² - 1/x² आता कैसे है, इसकी अगर हम आइडेंटिटी लगा ले या अपनी जो सरसमीका होती है ऐसे लिख लें, तो ये हमारा क्या आ जाता है, x - 1/x और x + 1/x। तो ये तो वैल्यू हमारी दी है, x - 1/x दिया है, और हमें अब ये पता करना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे पता करते हैं, ये दिया है x - 1/x बराबर 2। ठीक। तो हम करें क्या, इसका होल स्क्वायर कर लें, इसका होल स्क्वायर कर लें, यहां पर +4 कर लें और यहां पर +4 कर लें। माइनस में वैल्यू दी है, हमें प्लस की पता करनी है। तो जब ऐसा आप कर लोगे तो इसको आप x + 1/x का होल स्क्वायर लिख लोगे। इसको, इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 का वर्ग 4 और 4 8, ये आ गया। तो x + 1/x का होल स्क्वायर कितना आ गया, 8। तो x + 1/x कितना हो जाएगा, 8 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो 2√2 आ जाएगा। अब हमें यही वैल्यू लिख देनी है। इसकी वैल्यू कितनी थी, 2, इसकी वैल्यू है 2, और इसकी है 2√2। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 4√2। तो मतलब ये था कि अगर ये क्वेश्चन दिया है x - 1/x = 2 और पता करनी है x² - 1/x², तो आंसर आ गया 4√2। ठीक है। अब जैसे कि 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं गणित के, इसमें 20 क्वेश्चन दिए हैं, जो पिछला आपका सैंपल पेपर आया है 2022 का।
ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ध्यान रखिए लिख नहीं रहा हूं पूरा, 12 दिन में, और बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, 6 दिन में कर रहा है, दोनों मिल गए, यानी ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो उसको कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो करना क्या होता है, पहले ए का 1 दिन का काम निकालते हैं। भाई जैसे ए पूरा काम 12 दिन में करता है तो 1 दिन में उसका 1/12वां हिस्सा, और बी का 1 दिन का काम बी 6 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/6। ठीक, अब दोनों अगर एक साथ कर रहे हैं, ए प्लस बी का 1 दिन का काम 1/12 और 1/6 आप जोड़ दोगे। अब देखो क्या होता है, जो बताया जाता है बच्चों को हमेशा, वो बताते हैं इनका लघुत्तम लो, एलसीएम लो, फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, जब हम 1 दिन का काम निकालते हैं तो 1/, ही संख्या आती है, 1/12, 1/6, 1/20, 1/15, कुछ भी आएगी 1/, के ही फॉर्म में आएगी। और ऐसे फॉर्म में आप क्या करें, क्या करना है आपको, देखो कि इनको जोड़ लो, 12 और 6 को जोड़ लो, कितना हो गया, या आप ऐसा कर लो, डायरेक्ट आंसर निकालना तो पहले इनका गुणा करो, जोड़ने से पहले गुणा आता है बॉडमास करके, तो 12 गुणा 6, और बटे में क्या करना है 12 प्लस 6, तो 12 गुणा 6 करोगे 72, और 12 प्लस 6 करोगे कितना आएगा 18। अब इसको भाग कर दो, कितना आ गया 4 दिन, मतलब ये आ गया आपका आंसर। क्या क्वेश्चन क्या था, ए अगर किसी काम को 12 दिन में करता है और उसी काम को 6 दिन में करता है बी, अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में कर लेंगे। सीधी सी बात है कि जब दोनों मिलेंगे तो दिन कम लगेंगे, अब दिन कम लगेंगे तो उनके काम को हम जोड़ेंगे। तो हमेशा बस याद रखना है कि पहले 1 दिन का काम पता किया जाता है, ए अगर 12 दिन में करता है 1 दिन में 1/12, बी 6 दिन में करता है 1 दिन में 1/6, इनको जोड़ना है, फिर लघुत्तम आप भूल जाओ। आपको जैसे बताया गया 1/12 प्लस 1/6, ये छोटी संख्या हो या बड़ी हो, आपको क्या करना है, जो नीचे संख्या उनका गुणा करके ऊपर लिखना है और जोड़ के नीचे लिखना है, और बस उसको बाद में डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला हम सब जानते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, हम लिखते हैं ABCD ऐसे करके Z, कितने लेटर होते हैं 26। ठीक, अब इसमें ये बोल रहा है, इसमें इसके आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी में 2 चीज पूछेगा, ए से जेड तक में 2 तरह के लेटर होते हैं, वॉविल और कॉन्सोनेंट, स्वर या व्यंजन। टोटल कितने होते हैं 26 हम जानते हैं। तो स्वर आने की प्रवृत्ता अगर पूछेगा, यानी इसको वॉविल बोलते हैं, तो स्वर होते हैं 5, ये 5/26 हो जाएगा। और अगर व्यंजन की पूछेगा तो व्यंजन 5 अगर स्वर है तो बाकी बचे व्यंजन तो कितने हो गए 21, तो इसकी प्रवृत्ता क्या हो गई 21/26। ठीक है, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगला जो वीडियो होगा वो रीजनिंग का, फिर मैथ का, फिर रीजनिंग का, उसके बाद अन्य टॉपिक का। इसे ध्यान से देखें क्योंकि शायद अगले मंथ नवंबर में स्टार्टिंग में इसका पेपर है। हालांकि मैंने बहुत लेट शुरू किया है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको कई वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।